जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यूनिट 3 की, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिफरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किया जाता है। और हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स की, जैसे सेल जर्नल है, परचेज जर्नल है, और इस तरह कैश इनफ्लोज जर्नल था। तो डिफरेंट इस तरह के आप स्पेसिफिक जर्नल्स क्रिएट कर सकते हैं, अदर देन द मेन जर्नल जर्नल जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। और आप स्पेसिफिक पर्पस ओरिएंटेड भी जर्नल्स क्रिएट कर सकते हैं इन योर सॉफ्टवेयर, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें जी, कैश बुक का। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये वो जर्नल होगा जिसके अंदर कैश के सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज की हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि कैश के एस्पेक्ट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने डेटर या अकाउंट रिसीवेबल या जिन लोगों को आपने उधार दिया होता है, उनसे आपने कैश वसूल करना होता है, और आपने पेमेंट्स करनी होती है टू योर क्रेडिटर्स, जिनसे आपने माल उधार पे लिया होता है, फॉर रॉ मटेरियल्स वगैरह। या अकाउंट्स पेएबल के लिए आपने पेमेंट करनी होती है। अकाउंट्स पेएबल में डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं, जैसे सैलरीज पेएबल, टैक्स पेएबल और इस तरह की। कैश बुक का अगर मैं फॉर्मेट आपको दिखाऊं, अगर आप स्पेसिफिक एक देखें तो कंपनी का नाम और कैश बुक आप लिखेंगे। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसको डिफरेंट यूज़र फ्रेंडली वे में प्रेजेंट करते हैं। अगेन डेट का कॉलम होता है, चेक नंबर होता है। मोस्टली क्योंकि बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस या चेक नंबर के ज़रिए आ रही होती हैं, या सीरियल नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर के ज़रिए, अब जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होना शुरू हुई हैं। फिर पर्टिकुलर ऑफ अकाउंट्स होता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या था वो सामने आ जाता है। फिर आप देखते हैं कि कैश हमें किस चीज़ से आ रहा है, या तो क्रेडिट सेल की वजह से आ रहा होता है, या अकाउंट रिसीवेबल जो क्रेडिट किए होते हैं हमने उस वजह से आ रहा होता है। फिर मर्चेंडाइज परचेज जो डेबिट है वो, और अकाउंट्स पेएबल डेबिट, वो इस एस्पेक्ट इसमें आ जाते हैं। फिर सेंट्री अकाउंट लिखे जाते हैं, जो इन अकाउंट्स के अलावा और छोटे मोटे अकाउंट्स होते हैं जिनकी वजह से कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज हो रहे होते हैं। और एंड में कैश डेबिट और क्रेडिट की पोजीशन शो की जाती है, और लास्ट कॉलम डिपिक्ट करता है कैश बैलेंसेस को। देखिए, आपने पेपर में अगर इसको बनाना हो तो इतना लेंथी फॉर्मेट पेपर में नहीं होता। आपको सिंपली कैश बुक जब बनाने का कहा जाए तो आप पर्टिकुलर ऑफ अकाउंट्स लिख के आप आगे डेबिट और क्रेडिट की तरफ जा सकते हैं। कैश में डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट की चीज़ क्या हो रही है। जैसे सपोज आसिफ एंड कंपनी की ट्रांजैक्शन है, 20,000 का उन्होंने हमें उधार देना था, अकाउंट रिसीवेबल में हमने दर्ज किया हुआ था। तो उन्होंने हमें वो पैसे दे दिए। तो हम क्या करेंगे, कैश को 20,000 से हम डेबिट कर रहे हैं। इसके बाद अस्कर एंड सन्स हैं, ये वही ट्रांजैक्शंस हैं जो पीछे मिसाल जिनकी दी हुई थी। इनको हमने 12,000 रुपए पैसे हमने इनको देने थे, अकाउंट्स पेएबल में थे, तो अकाउंट्स पेएबल में 12,000 हमने डेबिट कर दिया, और इधर वाली कैश की अक्सर पोजीशन में 12,000 क्रेडिट कर देंगे, 12,000 कमी कर देंगे क्योंकि हमने पेमेंट की है। इस तरह सेल्स अकाउंट से 8,650 रुपये सेल्स हमने क्रेडिट पे की हैं, तो ये यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद 8,650 रुपये का कैश हमारे पास आया, तो डेबिट साइड पे ये एंट्री हो जाएगी। फिर रेंटल इनकम है। अब रेंटल इनकम को हम इन मेन अकाउंट्स के बजाय सेंट्री अकाउंट के अंदर लिख रहे हैं कि ये वहाँ से जो हमें कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। तो रेंट क्रेडिट है 5,200 का। फिर उसकी बेस पे जो आगे अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है वो 12,000 की है, तो वो यहाँ पे ऐड अप हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। फिर एमन ट्रेडिंग कंपनी है। ये हमारे अकाउंट्स पेएबल में थे, 20,000 से हमने इनको पेमेंट करनी थी, तो इसलिए कैश को इधर हमने क्रेडिट किया। तो इस तरह आप कैश बुक को आगे डेवलप करते जाते हैं। याद रहे कि ये तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट होते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंपनी का दूसरी से मुख्तलिफ हो सकता है। आपने ज़रूरी चीज़ ये देखनी है कि कैश हो, उसके बाद चेक नंबर की एंट्री हो, पर्टिकुलर ऑफ अकाउंट्स हो, और उसके बाद कैश डेबिट और क्रेडिट हो। ठीक है, और अब मज़ीद आप कॉलम बीच में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट का, अकाउंट रिसीवेबल का, पेएबल का, ताकि पता चले कि क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं और डेबिट साइड वाली ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। तो जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट करते जाएंगे, आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और यूज़र फ्रेंडली होता जाएगा। अच्छा, फिर याद रहे ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं। ये सिर्फ मकसद आपको ये चैप्टर पढ़ाने का ये था कि जब आप ट्रांजैक्शंस एक्चुअली किसी बिज़नेस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट्स के अलावा उन लोगों के नाम की भी हम एंट्री कर रहे होते हैं जिनसे हमें पैसा मिल रहा है या जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग जो जब आप इसको कंप्यूटर के ज़रिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर फंड्स की आप एंट्रीज़ कर रहे हैं और दर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को आपने अपने बिज़नेस के मुताबिक कंपैटिबल बनाना होता है, और उसके मुताबिक आपने उसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती।
तो ये यूनिट 3 आपका जी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की। अब जब भी प्रैक्टिकली कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो आपको ये सामना पड़ सकता है। क्विक बुक्स यहाँ तो अक्सर इदारों में यूज़ हो रहा होगा, या पीच ट्री है, या कई इदारों में ERP सिस्टम्स नाफिज हैं। तो वहाँ पे आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में अब सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट वाले आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए कि अकाउंटिंग एलिमेंट्स जो 5 हैं, एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस, अगर इनमें इजाफा हो तो उसको डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, या कमी हो तो क्या करते हैं डेबिट या क्रेडिट। तो ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हों। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। वहाँ जब एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो स्पेशलाइज्ड जर्नल हों या जर्नल हों, तो वहाँ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स यही फॉलो किए जाते हैं। मज़ीद कुछ एडिशनल कॉलम्स उसमें हो सकते हैं। अच्छा, आप एक तो ये जब भी चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर के एंड पे समरी भी दी होती है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। ये वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो इसी चैप्टर के अंदर मटेरियल में से बनाए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप लोग किया करें, याद किया करें, उस थ्योरी को पढ़ा जो पहले पेपर में आपको चैप्टर में दी होती है। फिर हर चैप्टर के एंड पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो इसके मुताबिक आपने नीचे रिक्वायरमेंट दी होती है कि इसको कैसे आपने रिकॉर्ड करना है, ये क्या ट्रीटमेंट आपसे रिक्वायर्ड है। तो अकाउंटिंग के सवाल जब भी पेपर में आ जाएँ या चैप्टर में भी हों, हमेशा प्रॉब्लम दिया होता है, उसका डाटा दिया होता है और नीचे रिक्वायरमेंट बताई होती है कि आपने इसको हमें आपसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। आपने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, आपने लेजर बनाने हैं, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है या सब्सिडरी लेजर बनाने हैं। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके मुताबिक हमने काम करना होता है। जैसे यहाँ पे देखें 5-6 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं सेल्स की, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप सेल्स जर्नल बनाएं। तो उसी तरह सेल्स जर्नल बनाएं जैसे हमने पहले देखा। आपके जहन में डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी आप ट्रांजैक्शंस को किसी भी एस्पेक्ट से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आप जब ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे, मिसाल के तौर पर ये मर्चेंडाइज अमाउंटिंग टू ₹5,800 है, तो एक कंपनी को ये ऑन क्रेडिट सेल किया गया है, तो इसमें आप डेबिट आप करेंगे अकाउंट रिसीवेबल रिलायंस ट्रेडर्स, क्योंकि इन्होंने भी आपके पैसे देने हैं, एंड देन क्रेडिट आप करेंगे जो मर्चेंडाइज है आपकी या स्टॉक है, और इसको भी आप इस एस्पेक्ट में कर देंगे, आप क्रेडिट में सेल्स कर सकते हैं। तो 5,000 तो आपकी डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, एंड क्रेडिट हो गया सेल्स। फिर सोर्स गुड एट इनवाइस प्राइस ऑफ दिस टू शाह सन्स ऑन क्रेडिट फॉर 30 डेज। तो अगेन ये आपकी क्रेडिट पे सेल्स हो रही हैं। आप अकाउंट रिसीवेबल में आगे लिख दें शाह एंड सन्स डेबिट फॉर दिस अमाउंट, और क्रेडिट में सेल कर दें। इस तरह करके आप सारी ट्रांजैक्शन इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर जब आप इन्हें एक दफ़ा स्पेशल सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर ली, तो उनसे आगे आप इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बना सकते हैं, जिन्हें आप सब्सिडरी लेजर कहते हैं। सब्सिडरी लेजर से मुराद ये कंट्रोल लेजर भी आप बना सकते हैं और सब्सिडरी लेजर भी। सब्सिडरी लेजर ये होगा कि इंडिविजुअल अकाउंट होंगे सबके, जैसे ये रिलायंस एंड ट्रेडर हैं, इनका इंडिविजुअल अकाउंट होगा। उसमें डेबिट साइड पे आप लिखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन आपने की। फिर शाह सन्स का अलग से होगा, ज़ेब ट्रेडर्स का भी, और अगर शाह सन्स के साथ ये दूसरी ट्रांजैक्शन हुई तो उसको ऐड अप कर देंगे। फिर रिलायंस ट्रेडर्स के साथ दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जहाँ 2 ट्रांजैक्शंस हैं उनके इंडिविजुअल या सब्सिडरी लेजर में दोनों ट्रांजैक्शंस एंटर कर देंगे, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा। उनका नीचे आप टोटल कर देंगे और दूसरी साइड पे जो बैलेंस है उसको टोटल में से आप माइनस कर देंगे, तो वो उसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा। तो इस तरह ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको आपने बनाना है। जैसे ये सब्सिडरी लेजर है जिसमें आप इंडिविजुअल हर एक की एंट्रीज कर रहे हैं, तो इनके ही अगर टोटल करें तो वो बनता है कंट्रोल लेजर। तो इन एग्जांपल्स को भी आप पीछे जो दी होती हैं यूनिट के अंदर एग्जांपल्स, उनके से देख के आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस मटेरियल होता है ताकि आपकी इन चीज़ों पे ग्रिप हो जाए। तो ये आपका यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा, अच्छा इस यूनिट के हवाले से कोई अगर डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ हों, तो हर यूनिट के एंड पे आपको ग्लॉसरी दी हुई है। इस ग्लॉसरी में इस यूनिट के हवाले से जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या उनकी जो डेफिनेशन हैं वो दी होती है। तो इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ दिया करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सारी ग्लॉसरी दी होती है जिसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 4 है जी हमारा, अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके हवाले से बात करेंगे। अभी ये जो यूनिट कंप्लीट हुआ है इसकी एक दफ़ा ये कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आप कर लें, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, एंड देन आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें।